मई 1987 पाकिस्तान की इन तंग गलियों में आईएसआई का सबसे लाडला गुर्गा आज अपनी जान के लिए एक चूहे की तरह भागता दिख रहा है। कुछ देर पीछा करने के बाद वो मोटरसाइकिल वाले रॉक के यमदूत गायब हो जाते हैं। आईएसआई का गुर्गा, जिसकी सांस बुरी तरह फूल चुकी है, वो अपनी मौत को इतनी करीब से देख कांप उठता है और मन ही मन सोचने लगता है, आज तो मेरी बहादुरी ने मुझे बचा ही लिया। वैसे सोच चैन की सांस लेता है, तभी उसके सामने फिर से रॉ के एजेंट्स प्रकट हो जाते हैं और एक के बाद एक 9 गोलियां इस आतंकवादी के शरीर के आर पार कर देते हैं। भारत में हजारों मासूमों की जान लेने वाला ये कसाई मरा हुआ पड़ा है। उधर पेरिस में जिंदल का फोन बजता है और आवाज आती है, ऑपरेशन हॉर्नेट सक्सेसफुल। तीन साल पहले 1984 भारत में आतंकी हमलों की लड़ी लग चुकी है। अब तक 100 से भी ज्यादा टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं और करीब 500 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत इन सभी हमलों से अभी पूरी तरह उभरा भी नहीं है कि अक्टूबर के महीने में उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। इस खबर से हर भारतीय का मनोबल पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन 7000 किलोमीटर दूर लंदन में बैठे अब्दुल खान फोन पे आईएसआई चीफ से हंसते हुए कहता है, अब तो खेल से इनकी रानी भी साफ हो गई। खुदा कसम, भारत को इतना जख्म देंगे कि वो कभी नहीं उभर पाएंगे। ये अब्दुल खान वही आतंकवादी है जो लंदन से भारत में हर दिन कहीं ना कहीं अटैक करवा रहा है। इसे लग रहा है कि अब ये भारत के टुकड़े कर सकता है, लेकिन ये नहीं जानता कि भारत की रॉ का एक एजेंट संजीव जिंदल भारत और अब्दुल खान के बीच चट्टान बन के खड़ा है। जहां अब्दुल खान भारत में मासूमों की जान लेने के लिए उत्सुक है, वही संजीव जिंदल, जिनकी हर सांस देश के लिए कुर्बान है, वो ठान चुके हैं कि भारत के इस दुश्मन को नरक का दरवाजा देखना होगा। नवंबर 1984 लंदन। आज संजीव जिंदल अभी अभी अपने फॉर्मर क्लर्क ली से मिलकर आए हैं और उसने जिंदल को कुछ ऐसे खुफिया दस्तावेज दिए जिनको पढ़ने के बाद उनका मन अंदर ही अंदर घबरा रहा है। इन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में इंफॉर्मेशन है कि कुछ दिनों से अब्दुल खान के घर आईएसआई चीफ, पाकिस्तानी डिफेंस सेक्रेटरी और भारत से भागे हुए खालिस्तानी संधू का आना जाना लगा हुआ है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। रिपोर्ट्स में आगे लिखा होता है कि खान और संधू ने फंडिंग और नेटवर्क दोनों तैयार कर लिया है, जिसमें वो भारत में बांग्लादेश जैसी सिचुएशन बनाना चाहते हैं। दरअसल 1970 के दशक में सेपरेटिस्ट ग्रुप ने वेस्ट पाकिस्तान में ऐसे दंगे भड़का दिए जिसे पाकिस्तान आर्मी भी नहीं संभाल सकी थी। कुछ इसी तरह के दंगे खान और संधू भारत में भड़काना चाहते हैं ताकि भारत सरकार इन्हें संभाल ना सके और भारत के कई टुकड़े हो जाएं। इसके अलावा खान ही वो आदमी है जिसने इंडिया में अपने स्लीपर सेल्स एक्टिव कर रखे हैं, जिन्हें तुरंत नहीं रोका गया तो पता नहीं कितने मासूमों को जान से हाथ धोना पड़ेगा। जिंदल तुरंत समझ जाते हैं कि खान को तुरंत रोकना होगा, नहीं तो बात हद से आगे बढ़ जाएगी। इसलिए वो ये सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लेके दिल्ली रॉ के हेडक्वार्टर्स के लिए निकल जाते हैं। दिल्ली पहुंचते ही जिंदल अपने बॉस अनुज भारद्वाज को खान का ये प्लान बताते हैं, जिसे सुन वो भी थोड़ा सहम जाते हैं। अब करीब 2 घंटे चली इस मीटिंग के बाद भारद्वाज जिंदल से पूछते हैं, जिंदल, इसे रोकने के लिए तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या? जिंदल बिना कोई पल इंतजार किए एक झटके में कहते हैं, सर, खान लंदन में है और उसे वहां मारना होगा। ये सुन भारद्वाज चौंक जाते हैं और बोलते हैं, जिंदल, तुम अभी जानते हो भारत अभी बैकफुट पर है। अगर हमसे कोई भी गलती हुई तो इंग्लैंड के साथ हमारे रिश्ते बिगड़ जाएंगे और ये हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जिंदल मानते नहीं हैं। वो भारद्वाज को आश्वासन देते हैं, सर, गलती की गुंजाइश नहीं है और ना ही खान को जिंदा छोड़ने की। जिंदल का कॉन्फिडेंस देख और ऑपरेशन की जरूरत देखते हुए भारद्वाज रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं और जिंदल से 2-2 कहते हैं, देश की गरिमा तुम्हारे हाथों में है। यहाँ दिल्ली में जिंदल इसी पल से ऐसे ऑपरेशन की तैयारी में जुट जाते हैं जिसमें रॉ आगे चल के आईएसआई की नाक के नीचे से उनके सबसे लाडले गुर्गे को उड़ा कर ले जाएगी और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन हॉर्नेट। लेकिन जिंदल को जितना आसान ये काम लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि अब्दुल खान पाकिस्तान का वो आदमी है जिसके सर पे पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई चीफ दोनों का हाथ है। यहाँ तक कि खान लंदन में सालों से रह रहा है और यहाँ का नागरिक होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है। लंदन पुलिस भी इसके आसपास किसी को भटकने नहीं देती। इन सब के अलावा खान को मारना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि ये 24 घंटे आईएसआई के सबसे शातिर अफसरों की निगरानी में एक किले जैसे बंगलों में रहता है, जहां हवा भी बिना परमिशन के एंट्री नहीं करती। इन्हीं सब कारणों से खान बिल्कुल बेफिक्री से घमंड में चूर यहाँ रह रहा है।
बस इस बात से बेखबर कि जिंदल वो काबिल अफसर है जो आईएसआई के सबसे इंपॉर्टेंट आदमी को उसकी गर्दन से पकड़कर आईएसआई की आंखों के सामने मौत के घाट उतार देगा। जनवरी 1985, पेरिस। आज जिंदल एक कॉफी शॉप में क्लार्क और मोहन नाम के आदमियों के साथ बैठे हैं। मोहन रॉ के एक एजेंट का कोड नेम है जो कई मिशंस में अपना लोहा मनवा चुके हैं और जिंदल की इन पे काफी टाइम से नजर थी। जिंदल आज इन्हें ऑपरेशन की बारीकियां बताना शुरू करते हैं और बताते हैं कि ऑपरेशन को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक इंटेलिजेंस कलेक्शन, दूसरा टारगेट एलिमिनेशन। पहले चरण का काम क्लार्क और मोहन लंदन में रहकर करेंगे और दूसरे चरण का काम जिंदल खुद संभालेंगे। यहाँ ऑपरेशन की सारी ब्रीफिंग खत्म होते ही क्लार्क और ली की जोड़ी लंदन निकल जाती है और जिंदल तुरंत ऑस्ट्रिया में अपनी सोफी नाम की इन्फॉर्मर से मिलने चले जाते हैं। यहाँ क्लार्क और मोहन लंदन में खान की सीक्रेट दुनिया में घुसने का रास्ता खोजने लगते हैं। कई दिनों तक नजर रखने के बाद इन्हें खान तक पहुंचने का रास्ता एक कमजोर कड़ी के रूप में मिलता है जिसका नाम तारिक सिद्दीकी है जो खान का माली है। मोहन इसको पैसे का लालच देकर खान के खिलाफ मना लेता है। अब सिद्दीकी खान के घर आने जाने वाले लोगों की खबर मोहन को देने लग जाता है। ये सिलसिला करीब 10 महीने से चल रहा है और अब जनवरी से अक्टूबर आ गया है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन से कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए मोहन सिद्दीकी से इन लोगों की तस्वीर खींचने को कहता है जिससे सिद्दीकी मना कर देता है, लेकिन ये खान के घर आने वाले लेटर्स देने के लिए राजी हो जाता है। मोहन और क्लार्क इन लेटर्स को रॉ सेफ हाउस में खंगालने लगते हैं जिनमें ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आमंत्रण पत्र होते हैं। ये दोनों इन कागजों को बेकार सोचकर फेंकने लगते हैं। तभी मोहन की नजर एक ऐसे कागज पर पड़ती है जिसे देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। अक्टूबर 1985, ऑस्ट्रिया। लेकिन दोस्तों, जिंदल को एक बात शुरू से सता रही है, आखिर आईएसआई और खान को फंडिंग कौन दे रहा है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जिंदल पिछली बार ऑस्ट्रिया में सोफी से मिले थे। आज जिंदल कई महीनों बाद फिर सोफी से मिलने ऑस्ट्रिया आए हैं, लेकिन सोफी आज पिछली बार की तरह अकेली नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान को साथ लाई है जो खान के नेटवर्क को ताश के पत्तों की तरह चकनाचूर करवा देगा। सोफी की बात करें तो वो जिंदल के साथ पिछले 10 सालों से काम कर रही है और जासूसी की दुनिया में इसकी काबिलियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक पुराने ऑपरेशन में जिंदल ने सोफी की किसी आतंकवादी को मारने में मदद ली थी। आतंकवादी को मारने के बाद जब पुलिस कातिल को ढूंढ रही थी तो जिंदल को ढूंढना तो दूर, पुलिस जिंदल का नाम तक नहीं पता कर पाई थी और ये सारा सोफी की ही चालाकी का नतीजा था। अब इस कैफे में सोफी, जिंदल और ये तीसरा आदमी आमने सामने बैठे हैं। जिंदल पहले सोफी की तरफ देखते हैं और सोफी जिंदल से कहती है यह हरप्रीत आहूजा है। उसके बाद जिंदल आहूजा की तरफ देखते हैं और पूछते हैं तुम खान के बारे में क्या जानते हो? आहूजा बताना शुरू करता है, मैं सेठी नाम के एक अमेरिकन बिजनेसमैन के साथ काम करता था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक मैंने ध्यान दिया कि सेठी से कुछ नए लोगों का मिलना जुलना अचानक बढ़ने लगा था। फिर धीरे धीरे सेठी उन आदमियों को हर महीने करोड़ों रुपए भेजने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं उन आदमियों के बारे में जानने लगा और पता चला कि वो आईएसआई के बंदे हैं। भले ही मैं भारत में नहीं रहता हूँ, लेकिन मैं गद्दार नहीं हूँ, इसलिए मैंने सेठी की नौकरी छोड़ दी। ये सब सुन जिंदल समझ जाते हैं अब आगे क्या करना है और वो आहूजा से कहते हैं मैं रॉ के लिए काम करता हूँ और घबराओ मत, मेरी बात ध्यान से सुनो। आहूजा थोड़ा घबराता है लेकिन जिंदल की बात ध्यान से सुनने लगता है। जिंदल आहूजा को समझाते हैं कि उसे फिर से सेठी के पास नौकरी करने जाना होगा और इस बार अकेले नहीं बल्कि सोफी के साथ। वहां तुम दोनों सेठी के सारे काले कारनामों के सबूत इकट्ठा करना और सेठी से जितनी हो सके इंफॉर्मेशन उगलवाना। अक्टूबर 1985, लंदन। यहाँ क्लार्क और मोहन को खान के घर की लेटर्स खंगालने के बाद जो चौंका देने वाला कागज मिला है वो एक बैंक स्टेटमेंट है। ये बैंक स्टेटमेंट बता रही है कि संधू और एक हरबख्श नाम के आदमी को बहुत सारे पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। हरबख्श और कोई नहीं, संधू का बॉडीगार्ड है और मोहन समझ जाते हैं कि संधू तक पहुंचने के लिए इन्हें हरबख्श तक पहुंचना होगा। हरबख्श तक पहुंचने के लिए मोहन इंग्लैंड में इंडिया से भाग के आए उसके भाई अमरजीत को मोहरा बनाते हैं। अमरजीत सिटीजनशिप के लिए कई दिनों से इमिग्रेशन ऑफिस के चक्कर काट रहा था। अचानक एक दिन उसकी टक्कर क्लार्क से होती है। क्लार्क अमरजीत से पूछते हैं दोस्त इतना घबराए हुए क्यों हो? मैं यही काम करता हूँ, कोई मदद चाहिए तो बताना। मदद, वो भी एक अंग्रेज से? ये सोच अमरजीत तुरंत बोलता है देखो ना कितने दिन से चक्कर काट रहा हूँ, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। क्लार्क उसके कंधे पे हाथ रख बोलते हैं चिंता मत करो, आओ मेरे साथ। अब ये दोनों एक कमरे में घुस जाते हैं। अमरजीत कुर्सी पर बैठता है और तभी वो रॉ के हट्टे कट्टे एजेंट मोहन को अपने सामने खड़ा पाता है। मोहन तुरंत अमरजीत की गर्दन पकड़ के बोलते हैं तो इंडिया में 4 आदमियों को मार के भागा है। मेरी बात ध्यान से सुन वरना तुझे इंग्लैंड की नहीं नरक की सिटीजनशिप अभी दे दूंगा। अब मोहन ने इसकी गर्दन और जोर से दबा दी और क्लार्क ने इससे कहा हमें हरबख्श के बारे में सब बताओ।
सांस लेने की कोशिश कर रहा अमरजीत हाँ में सिर हिलाता है और मोहन उसकी गर्दन छोड़ देते हैं। अब बुरी तरह डरा हुआ अमरजीत तोते की तरह बोलने लगता है और हर बख्श का सारा काला चिट्ठा मोहन के सामने बक देता है। मोहन इससे कहते हैं, हम तुझे सिटीजनशिप और तेरे बच्चों के ऐशो आराम में कमी नहीं आने देंगे, हमें हर बख्श की हर खबर मिलनी चाहिए। ऐसा कहते ही वो एक टेबल पर $10,000 से भरा हुआ एक एनवेलप रख देते हैं। नवंबर 1985। आज लंदन में जिंदल मोहन और क्लार्क की जोड़ी से मिलने आए हैं। मोहन इस मीटिंग में जिंदल को अमरजीत वाला किस्सा सुनाते हैं और उसके द्वारा प्रोवाइड किए गए सारे सबूत जिंदल के सामने रखते हैं। इन सबूतों में हरबख्श और आईएसआई के लिंक साफ नजर आ रहे हैं। इतने सारे सबूत देखकर जिंदल के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और वो मोहन से तुरंत कहते हैं, इन सबूतों को ब्रिटिश पुलिस के हवाले कर दो। अब खान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कुछ दिनों बाद हरबख्श के फ्लैट पे पुलिस रेड मारती है, लेकिन हरबख्श वहां नहीं मिलता क्योंकि उसे पुलिस के आने की खबर लग चुकी थी और वो इस वक्त पाकिस्तान में है। ये खबर सुन जिंदल के कान खड़े हो जाते हैं और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है सारा प्लान एक्सपोज हुआ कैसे और क्या अब खान तक पहुंचे बिना ही ऑपरेशन बंद करना पड़ेगा। दरअसल आईएसआई ने अमरजीत को पकड़ लिया था और उसने सारा कुछ बता दिया था, लेकिन अपने बच्चों की जिंदगी के बारे में सोचते हुए उसने मोहन और क्लार्क के बारे में कुछ नहीं बताया। इसलिए ऑपरेशन तो तभी भी आगे बढ़ता है, लेकिन अब जिंदल जल्द से जल्द खान को खत्म कर अपने साथियों को लंदन से निकालना चाहते हैं। इसी बीच अमेरिका में सोफी ने सेठी को बुरी तरह डरा दिया है कि अगर उसने हमारी मदद नहीं की तो उसके खिलाफ जितने भी सबूत हैं वो सब अमेरिकन को दे देंगे। और इस डर से सेठी अब जिंदल की टीम में आ गया है। हरबख्श को पाकिस्तान भागे हुए कुछ महीने ही हुए हैं कि एक दिन जिंदल को फोन आता है कि हरबख्श एक एक्सीडेंट में मारा गया है। जुलाई 1986। आज सेठी, सोफी और आहूजा जिंदल से मिलने पेरिस में आते हैं। सेठी जो अब तक सोफी को इन्फॉर्मेशन दे रहा था, वह जिंदल से मिलके ही इन्फॉर्मेशन देने की जिद करने लगता है। जिंदल से मिलते ही सेठी बोलता है, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं, और ऐसा कहते ही जिंदल को एक सीडी देता है। इस सीडी में आईएसआई के सारे काले कारनामे कैद हैं और कैसे आईएसआई भारत को तोड़ने के अपने प्लान के आखिरी चरण में पहुंच चुका है। इस सीडी में भारत में रहकर दंगे भड़काने वालों के नाम, लोकेशन और उनके आईएसआई हैंडलर सबकी डिटेल्स मौजूद है और आखिरी में ये सारी चीजें संधू और खान करवा रहे हैं। उसके भी पक्के सबूत हैं। कई दिनों से कामयाबी के लिए प्यासे जिंदल को ये किसी कुएं से कम नहीं लग रहा है। जिंदल अब एक पल भी इंतजार नहीं करते हैं और तुरंत कुछ लोगों की मदद से ये सारे सबूत ब्रिटेन होम सेक्रेटरी तक पहुंचवा देते हैं। खालिस्तानियों और खान को शरण देने वाले अंग्रेज अब मजबूरी में संधू के घर पे बख्तरबंद गाड़ियों में धावा बोल देते हैं। संधू अब अरेस्ट हो चुका है। खान, जिसे ये लग रहा है कि रॉ के एजेंट उस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, वो पूरी तरह बेखबर है कि एक शेर की तरह शिकार करते हुए रॉ का एक जाबाज अफसर संजीव जिंदल एक एक कर उसके पूरे नेटवर्क को खोखला कर चुका है और अब उसकी तरफ खून के लिए प्यासे शेर की तरह आगे बढ़ रहा है। मई 1987। संधू के पकड़े जाने के तुरंत बाद जिंदल कोई ऐसा रास्ता खोज रहे थे कि खान अपने बिल से बाहर निकल जाए। करीब एक साल तक खान पे नजर बनाने के बाद भी जिंदल को कोई मौका नहीं मिल पाया था और वहां भारत में आतंकी हमले बढ़ते जा रहे थे। खान का नेटवर्क कमजोर हो गया था, लेकिन जिंदल को समझ आ गया था कि जब तक खान नहीं मर जाता ये नेटवर्क पूरी तरह नहीं टूटने वाला। खान को इंग्लैंड से बाहर निकालने की गुत्थी जिंदल सुलझाने में व्यस्त थे कि अचानक एक दिन उनका फोन बजता है और दूसरी तरफ से बड़ी हड़बड़ी में एक आवाज आती है, साहब मैं सिद्दीकी गुरगांव पाकिस्तान जा रहा है, और फोन कट जाता है। आज खान पाकिस्तान में अपने परिवार से मिलने आया है और कुछ दिन यही रहने वाला है। वो रोज सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने जाता है और उसके बाद मंडी से सब्जी खरीद 9 बजे के करीब घर पहुंच जाता है। रोज की तरह खान आज भी नमाज के बाद मंडी में सब्जियां खरीद रहा होता है और तभी उसके पीछे 2 आदमी एक मोटरसाइकिल पे रुकते हैं। वो दूर से कहते हैं, जनाब मुर्गा हलाल किया है कभी? इनकी बात सुन खान हंसते हुए पीछे मुड़ता है और अपने सामने बंदूक देखकर इसकी हंसी तुरंत बंद हो जाती है। खान को अपनी मौत तुरंत सामने दिखती है और इसके गले से थूक उतरना बंद हो जाता है। उधर वो आदमी अपना ट्रिगर दबाने लगता है। तभी खान अपनी सब्जियां उसकी बंदूक पे मार वहां से भागने लगता है। पाकिस्तान की इन तंग गलियों में आईएसआई का सबसे लाडला गुर्गा आज अपनी जान के लिए एक चूहे की तरह भागता दिख रहा है। कुछ देर पीछा करने के बाद वो मोटरसाइकिल वाले गायब हो जाते हैं। खान, जिसकी सांस बुरी तरह फूल चुकी है, वह अपनी मौत को इतनी करीब से देख कांप उठता है और मन ही मन सोचने लगता है, आज तो मेरी बहादुरी ने मुझे बचा ही लिया। वह ऐसे सोच चैन की सांस लेता है। तभी उसके सामने फिर से मोटरसाइकिल वाले आदमी प्रकट हो जाते हैं और इस बार कहते हैं, वो मुर्गा तू ही है, और एक के बाद एक 9 गोलियां खान के शरीर के आर पार कर देते हैं। भारत में हजारों मासूमों की जान लेने वाला ये कसाई आज पाकिस्तान के बदबूदार नाले में मुंह के बल मरा पड़ा हुआ है। उधर पेरिस में जिंदल का फोन बजता है
और आवाज आती है, ऑपरेशन हॉर्नेट सक्सेसफुल। ये शब्द सुन 3 साल से भारत की रक्षा के लिए अपने परिवार से दूर ये वीर सपूत की आंख से आज खुशी के आंसू झलक उठे और वो आज फिर भारतीय होने पर गर्व महसूस कर रहा है। इसके बाद जिंदल, मोहन, क्लार्क और सोफी पूरी रात पार्टी करते हैं। दोस्तों, कुछ इस तरह हमारे देश के ये फौजी, जिन्हें कोई जानता भी नहीं है, हमारी रातों की नींद महफूज रखने के लिए बरसों मेहनत करते हैं। बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर रॉ से जुड़े और ऑपरेशन की सिनेमैटिक वीडियो आपको देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।